हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के तीसरे लेक्चर में हैं और ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट थर्ड भी है। आज हम लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट क्लास देखना है। इसमें जो 5 नंबर में प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और जो 8 नंबर में प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन सम। तो इसमें दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय, मतलब कि एक हमारे पास इंटीजर दिया गया है, ये पूर्णांकों का समुच्चय, ये पूर्णांकों का समुच्चय है, ये दिया गया है हमको। इसको मान लेते हैं पूर्णांकों का समुच्चय जो है कि आई लिख दे रहे हैं, ये दिया गया है। अगली बात, और एक रिलेशन दिया गया है R बराबर A कामा B सच दैट A माइनस B को 5 विभाजित करता है, को 5 क्या करता है, विभाजित करता है, ये विभाजित करता है। अब एक तुल्यता संबंध है, मतलब कि ये जो R जो दिया हुआ है रिलेशन, उसी को हमको क्या दिखाना है, सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर सब मिला जुला करके हमको लिखना ये है कि दिया है पूर्णांकों का समुच्चय I और पूर्णांकों के समुच्चय पर संबंध R बराबर ये, और यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। ये हमको सिद्ध करना है, R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब कि स्वतुल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला स्वतुल्यता, हमको सबसे पहले स्वतुल्यता दिखाना है। तो स्वतुल्यता के लिए क्या दिखाना है, जितने भी इंटीजर नंबर में एलिमेंट हैं, सबके अगर पेयर, जो भी एलिमेंट हैं उन सब के पेयर अगर इस R में हो जाएगा तो हम कह देंगे कि जो हमारा R है वो क्या है, स्वतुल्य है। तो यहाँ पर मैं लेट करता हूँ, लिख ले रहा हूँ, माना ये जो A कामा A है वो R से बिलोंग करता है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू I, मतलब जितने भी इंटीजर नंबर में एलिमेंट हैं, जितने भी इंटीजर नंबर में एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट का डबलेट मैं मान ले रहा हूँ कि R में मौजूद है। बस मैं मान लिया हूँ, बस इतना सा कर दूँ कि दिखा दूँ उसको, मतलब रियल में ये दिखा दें कि वो A किस में है, R में है, तो हम कह देंगे कि R जो हमारा है वो क्या है, स्वतुल्य है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं नाउ, अगर मैं लेट कर लिया हूं ये A बिलोंग्स टू R, तो ये इंप्लाई क्या करना चाहिए, इंप्लाई ये करना चाहिए कि पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा माना गया स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और कह देंगे कि जो हमारा रिलेशन R है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इम्प्लाइड A माइनस A क्या हो जाएगा, A माइनस A 5, A माइनस A को 5 विभाजित करता है, विभाजित करता है। दिस इम्प्लाइड A माइनस A होगा कितना, 0 को 5 क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये क्या है जरा देख लेते हैं। ये जो हमारा ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू है कि फॉल्स है, बस इतना देख ले रहे हैं। तो 0 को तो अगर 0 छोड़ दिया जाए, 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है, बस 0 को छोड़ करके। तो 0 तो है नहीं, 5 है, तो 0 में 5 से तो भाग चले ही जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है, सत्य, ट्रू है। ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, लिख देंगे। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे करता है जो सत्य है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जो सत्य है, सत्य है। इसलिए ये जो माना गया है, इसलिए A कामा A बिलोंग्स टू R, मतलब कि जो जितने भी इंटीजर नंबर में एलिमेंट हैं उन सब का डबलेट हमारा कहाँ है, मौजूद है रिलेशन में। तो लिख देंगे इसलिए R क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। उसके बाद बात करेंगे हम सम्मितता की जांच करेंगे, क्योंकि स्वतुल्य हो गया, सम्मित भी दिखा देंगे और संक्रामक भी दिखा देंगे। तो कह देंगे कि हमारा जो ये R है वो क्या है, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखते हैं
तो अब यहां पर लेंगे सममितता, सममितता ये हमको दिखाना है। और इसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। यदि ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, ये इसकी डिफिनीशन है। अगर ए बी नहीं है तो बी ए को खोजेंगे ही नहीं। मतलब अगर हम कह देते हैं कि एक आर हमारा क्या है, ये फाई है, मतलब आर एक हमारा रिलेशन है, वो क्या है, फाई है। और मैं पूछूं कि बताइए ये फाई सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, तो सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है, क्योंकि जब कोई एलिमेंट इसमें ए बी होगा तब ना बी ए को खोजा जाएगा। तो इन सारी बातों पर हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज बस हम लोग को बस क्वेश्चंस पर ही जो पूछेगा वो बताया जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं माना A, B बिलोंग्स टू R, जबकि ये जो A और B दोनों ही हैं वो किसके एलिमेंट हैं, इंटीजर नंबर के एलिमेंट हैं। पूर्णांकों का जो समुच्चय है उसी के दोनों एलिमेंट हैं। अब उसके बाद लिखेंगे नाउ अगर ये AB आर में है तो बी ए भी होना चाहिए। तो सबसे पहले डिफिनीशन को तो अप्लाई करें। ए बी अगर आर में होगा तो इसको फॉलो करेगा कि दिस इंप्लाइड ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर हम लिख दें कि a माइनस बी को अगर 5 विभाजित करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, b माइनस ए को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पर ये अगर 15 माइनस 10, चाहे 15 माइनस 5 ही लिख रहे हैं, 15 माइनस 5 को अगर 5 विभाजित करता है तो 5 माइनस 15 को भी करेगा। 5 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, -10, और -10 में 5 से भाग करेंगे, माइनस 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इंप्लाइड b माइनस ए को 5 क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। मतलब ऐसा क्यों मैं लाया हूं, हमको ये अगर ए बी आर में है, अगर ए बी आर में है और हम ये दिखा दें कि बी ए आर में है, तो बी ए आर में कब होगा, बी ए आर में कब होगा, जब b माइनस ए को 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा, तभी तो बी ए होगा। तो यहाँ पर इसीलिए a माइनस बी को 5 विभाजित करता है, तो मैं लिख दिया हूँ कि b माइनस ए को क्या करता है, 5 विभाजित करता है, करेगा ही करेगा। दिस इंप्लाइड अगर b माइनस ए को 5 विभाजित करता है, इसका मतलब कि b कामा ए कहाँ होगा, r में होगा। तो देख पा रहे हैं हम कि ए बी अगर r से बिलोंग करता है, क्योंकि डिफिनीशन यही कह रही है कि अगर a माइनस बी को 5 विभाजित करेगा तो ही रिलेशन में a भी होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं b माइनस ए को अगर 5 विभाजित करता है तो रिलेशन में कौन होगा, b होगा। तो यही तो हमको दिखाना था, a b बिलोंग्स टू r इंप्लाई करता है b a बिलोंग्स टू r। तो लिख देंगे अतः r क्या है, सममित है, सममित है। बस एक चीज और दिखा दें, संक्रामक दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब संक्रामकता, संक्रामकता में क्या दिखाना होता है कि अगर ए बी आर में है तथा बी सी आर में है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि ए सी आर में हो। अगर ऐसा हो जाता है तो कहेंगे कि आर संक्रामक है, ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कामा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर जो a b c तीनों ही है किसके एलिमेंट हैं, इंटीजर नंबर के एलिमेंट हैं। लिखेंगे नाउ अब अगर ये हमारा क्यों माने हैं, क्योंकि अगर वही दोनों होंगे ए बी और बी सी तो ही ए सी को खोजेंगे, इसलिए ट्रांजिटिव दिखाने के लिए वही हमको दिखाना होता है। तो यहाँ पर a कामा b बिलोंग्स टू आर तथा b कामा c बिलोंग्स टू r। ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई ये करेगा कि a माइनस b को 5 विभाजित करता है और b माइनस c को भी 5 विभाजित करता है। लिख रहे हैं कि a माइनस b तथा b माइनस c को 5 क्या करता है, विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब उसके बाद
अब उसके बाद अगर a माइनस बी और b माइनस सी को 5 विभाजित करता है, मैंने दो संख्याएं ऐसी ले ली जाए जिसको 5 विभाजित करता है, तो निश्चित रूप से उसको जोड़ेंगे तो भी उसको 5 विभाजित करेगा और उसको घटाएंगे तो भी उसको 5 विभाजित करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ एक 55 ले रहा हूँ और एक 50 में ले रहा हूँ, तो देखें 50 को और 55 को जोड़ देंगे तो भी, क्योंकि 55 को भी 5 विभाजित कर रहा है और 50 को भी 5 विभाजित कर रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो भी 5 विभाजित करेगा ही करेगा, घटाएंगे तो भी 5 विभाजित करेगा। देख लें जरूरत हमारी पड़ेगी तो हम घटा भी देंगे, तब 55 में से 50 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 5 को 5 विभाजित करता ही है, जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा और 21 × 105, 21 बार में 5 उसको क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको लाना है कि a माइनस सी को 5 क्या करता है, विभाजित करता है, हमको ऐसा कुछ लाना है और आएगा तभी जब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अगर a माइनस बी तथा b माइनस सी को 5 विभाजित करता है, दोनों के जोड़ को भी क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा। दिस इंप्लाइड a माइनस बी प्लस b माइनस सी को 5 विभाजित करता है, विभाजित करता है, और ये इससे कटेगा तो हो जाएगा दिस इंप्लाइड a माइनस सी को 5 क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो a का c है वो r से क्या करता है, बिलोंग करता है, क्योंकि ऐसा डिफिनीशन r में है कि अगर a माइनस बी को 5 विभाजित करेगा तो ही a b किस में होगा, r में होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है, लिख देंगे, इसलिए r क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। और लास्ट में लिख देंगे, अतः चाहे लास्ट में लिख देंगे कि चूंकि r स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, इसलिए r तुल्यता संबंध है। लास्ट में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि चूंकि r स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, इसलिए r तुल्यता संबंध है प्रूव्ड। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर, ये जो दिया है हमको, क्या दिया है, पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर कितना है, a, b such that, चाहे belongs to z क्रॉस z, और ये है such that a माइनस b को 7 विभाजित करता है, को 7 विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो हमें लग रहा है कि अगर क्वेश्चन एक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस 5 के जगह पर क्या हो गया है, 7 हो गया है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर, ये जो a b है वो z क्रॉस z, क्यों, पूर्णांकों के समुच्चय से रिलेशन अगर लिया जाएगा, z से अगर z से z में रिलेशन लिया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो r हमारा होगा वो z क्रॉस z का क्या होगा, सबसेट कोई होगा। तो इसलिए जो एलिमेंट ये r के अंतर्गत मिलने वाले हैं वो सब z क्रॉस z के मिलेंगे, और वह इस प्रकार है, मतलब कि जो a, b जो लिखा गया पेयर है वह इस प्रकार से है कि a माइनस b, मतलब इसमें से इसको घटाते हैं तो वह 7 से क्या होता है, मतलब उसको 7 क्या करता है, विभाजित करता है। तो सेम प्रोसेस अभी जो फर्स्ट लगाए हैं, अगर उसको समझ गए होंगे तो इसमें नो प्रॉब्लम। मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 3, और जो भी हम पहला सवाल अभी बताए हैं, तो पहला सवाल 2019 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, और फिर ये जो हमारा दूसरा सवाल है 2020, 2022, 2023, ये सब में हमारा सवाल 2020 में पूछा गया है इस दूसरा प्रश्न को। और फिर उसका तीसरा की मैं बात कर लेता हूं, तो तीसरा भी कोई नया नहीं है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में जो r बराबर दिया हुआ है, ये r बराबर जो दिया गया है कि a, b, और ये सच दैट दो जो है कि a माइनस बी को क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं है, बस क्या हो गया है यहाँ पर, सच दैट a माइनस बी को क्या करता है, 2 विभाजित करता है। बस पहले में 5 था, दूसरे में 7 हो गया, तीसरे में क्या हो गया है, 2 हो गया है। अगर पहला समझे होंगे तो ये सारे सवाल एकदम बिल्कुल लग जाएंगे। मैं इसको भी छोड़ता हूं, देखता हूं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, भाई ये तीसरा ही हमारा है, चौथा देखना है। चौथा क्या है, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए कि, मैं लिखता हूं इसको,
हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध कीजिए यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए कि संबंध ये है, प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, जो r बराबर ये a कामा b और ये जो है a भी x से बिलोंग कर रहा है और b भी x से बिलोंग कर रहा है तथा a बराबर क्या है, b है। ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता, यहां पर लिख रहे हैं एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध हमको दिखाना है यहां पर, जबकि ये जो x है वह क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऐसा कुछ हम लिखेंगे जरूर, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन है तो इसमें सारी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको लिखना पड़ता है। अब उसके बाद हमको करना क्या है, दिखाना है कि तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए स्वतुल्य, समित, संक्रामक तीनों चीजें हमको दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लेट करता हूँ। सबसे फर्स्ट क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, और स्वतुल्यता इसको लिखते हैं। तो स्वतुल्यता में क्या होता है, रियल नंबर के जितने भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर्ड पेयर मौजूद होना चाहिए किसमें, रिलेशन में, तो ही हम कहेंगे कि स्वतुल्य है। तो मैं लेट करता हूँ कि जितने भी रियल नंबर है सबको मैं एक आर्बिट्ररी एलिमेंट a से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ और कह ये रहा हूँ कि a r में है। मैं लेट करता हूँ और देखते हैं कि डिफिनीशन को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। फुलफिल अगर कर देगा तो हम लोग कह देंगे कि वो जो रिलेशन है वो क्या है, स्वतुल्य है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे, माना जो a कामा a है वो किस में, r में है, और यहाँ पर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं उन सबको मैंने किससे डिनोट कर लिया, a से। तो मैं कह दिया कि a r में है, रिलेशन में है यहाँ पर। इसलिए वास्तविक संख्या को x से डिनोट किया गया है, क्योंकि वास्तविक संख्या को तो कैपिटल R से हम लोग इन जनरल डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैपिटल R से रिलेशन को डिनोट कर दिया गया है, इसलिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल X से डिनोट कर दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे नाउ। अब हमको दिखाना ये है कि ये जो a है वो r में है, तो r में तभी होगा जब इस डिफिनीशन को वो फुलफिल कर देगा कि r बराबर जो a कामा b, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर लिया गया है और ये जो दोनों ही एलिमेंट है किसके एलिमेंट हैं, x के, बस a बराबर b अगर हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर नाउ a कामा a बिलोंग्स टू r। ये क्या इंप्लाई करता है, डिफिनीशन इसको फॉलो करना चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख करके देखते हैं सही है कि गलत है। तो a बराबर ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको तो हमें सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। दो अगर संख्याएं सेम अगर दिख रही तो क्या होती है, इक्वल होती है, इसको तो प्रमाण देने की जरूरत है ही नहीं। ये क्या है, जो सत्य है, अगर सत्य है तो लिख देंगे इसलिए r क्या है, स्वतुल्य है। अब उसके बाद क्या चेक करेंगे, सममितता। तो यहाँ पर लिखेंगे सममितता। तो सममितता में क्या दिखाना होता है हमको, अगर a b r में है तो b a भी r में होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे माना पहले तो एलिमेंट कोई ले रहे हैं ए बी और बिलोंग्स टू आर, जबकि यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो ए और जो बी हैं दोनों ही किसके एलिमेंट हैं, कैपिटल एक्स के एलिमेंट है। यहाँ पर लिख लेंगे कि माना इतना जबकि ए कामा बी बिलोंग्स टू एक्स। अब उसके बाद करेंगे नाउ, क्या करेंगे कि ये दिखाएंगे कि जो ए बी है आर में अगर है तो बी ए भी आर में है, ऐसा कुछ हमें दिखाना है। तो लिखेंगे अब जो ए कामा बी है वो आर से बिलोंग करता है, तो इम्प्लाई क्या करेगा, तो इम्प्लाई ये करेगा क्या, ए बराबर, मतलब कि पहला बराबर दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर ए बराबर बी, दिस इम्प्लाइड ए बराबर बी। अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर ए लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी के अगर बराबर है तो बी भी ए के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइड बी बराबर ए। अगर बी बराबर ए है
अगर a कामा b r में है तो a बराबर b होता है, तो अगर b बराबर a हो जाएगा तो इसका मतलब b a किस में हो जाएगा, r में। तो दिस इंप्लाइड b कामा a बिलोंग्स टू r। तो देख पा रहे हैं कि a b बिलोंग्स टू r इंप्लाई कर रहा है कि b a बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है लिख देंगे, इसलिए r क्या है, सममित है। यहाँ पर लिख देंगे सममित है। फिर क्या लिख देंगे पुनः, अब संक्रामकता की जांच करेंगे। संक्रामकता, तो संक्रामकता में क्या होता है, दो एलिमेंट लेते हैं, लिखेंगे माना a कामा b बिलोंग्स टू r तथा b कामा c बिलोंग्स टू r, जबकि ये सब a b c ये सब किसके एलिमेंट हैं, कैपिटल X के हैं। नाउ अब अगर a b भी r में है, b c भी r में है, तो हमको दिखाई देना है कि a c भी r में है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे। नाउ अब ये जो a कामा b है वो r में है, ये तो मान लिया गया है, तथा जो b कामा c है वो भी r में है, ये तो मान लिया गया है। अब उसके बाद जब ये माना गया है r में है, तो इसका मतलब क्या है कि a बराबर b, क्योंकि अगर r के अंतर्गत a b एलिमेंट है तो a बराबर b होना चाहिए, उसको इस डिफिनीशन को फॉलो करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइड a बराबर b तथा b बराबर c। और हम जानते हैं कि अगर दो संख्याएं एक ही संख्या के इक्वल हैं, कौन, ए भी बी के बराबर है और सी भी किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो अगर दो संख्याएं एक ही संख्या के अगर इक्वल होती हैं तो दोनों संख्याएं भी आपस में बराबर होती हैं। ये तो क्लास 9 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में यूक्लिड ने अपनी डिफिनीशन में कहा है कि अगर दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के अगर बराबर हैं तो आपस में भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइड क्या लिख देंगे, ए बराबर सी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अब जान रहे हैं यहाँ पर कि अगर a बराबर c, इसका मतलब AC किस में है, R में है। दिस इंप्लाइड यहाँ पर लिख देंगे a कामा c बिलोंग्स टू R, क्योंकि डिफिनीशन देख पा रहे हैं कि a बराबर अगर b है तो a भी R में है। तो अगर यहाँ पर a बराबर c है तो AC किस में होगा, R में होगा, लिख देंगे। इसलिए R क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। और लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में एकदम से लिख देंगे, जगह नहीं है मैं बोल दे रहा हूं, क्या लिख देंगे, अतः R स्वतुल्य है कामा सममित है तथा संक्रामक है, इसलिए R तुल्यता संबंध है। प्रूव्ड। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए कि f सच दैट x मैप्स y, मतलब कि एक हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन है वो किससे है, x से y में है। तो मान लीजिए कि f सच दैट x मैप्स y एक फलन है और क्या है, x में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित किया गया। मतलब अब ये जो हमारा एक सेट है ये वाला, इस सेट में एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है। अगर यह फंक्शन हमारा है x से y में, तो बस हमको हम जानते हैं कि जो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता संबंध, इन सब की जो बात करते हैं वो ऑन ए सेट, मतलब एक सेट पर सब बात की जाती है। तो बस इस सेट से इस सेट में x से x में रिलेशन जो डिफाइंड किया गया है वो क्या है, लिखा है यहाँ पर कि दिया गया f सच दैट x मैप्स y एक फलन है तथा समुच्चय x में एक संबंध r है जो, जबकि लिख रहे हैं, जबकि r बराबर कितना है, a कामा b सच दैट f है बराबर एफ बी। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे a b c, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट मिलेगा क्या मिलेगा, f मिलेगा। और क्योंकि फंक्शन जो डिफाइंड किससे, f ऑफ x से, अगर f लिखा गया लेकिन लिखते हैं उसको f ऑफ x से, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट को हम x से अगर डिनोट करें तो चाहे पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू निकलेगी। जब x का मान a पुट कर देंगे, x का मान b पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ v हो जाएगा, और x की वैल्यू c पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ c आ जाएगा। तो हमसे ये कह रहा है कि ये जो रिलेशन के दोनों एलिमेंट लिए गए हैं, ये a और b, वो इस प्रकार हैं कि उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती है, दोनों क्या है, इक्वल, ये दे रखा है। तो हमको जांच ये करना है कि ये जो दिया गया रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तुल्यता संबंध है कि नहीं, ऐसा कुछ हमको जांच करना है। तो अगर जांच करनी है मतलब तुल्यता संबंध की, तो हमको क्या क्या लाना होगा, स्वतुल्य, पहले यहाँ पर लिख देंगे स्वतुल्यता,
तुल्यता की बात कर लेते हैं। तो स्वतुल्यता में होता क्या है, लिख लेंगे यहाँ पर कि जितने भी x में एलिमेंट हैं, जितने भी x में एलिमेंट हैं सबको मैं a से डिनोट कर ले रहा हूँ और मैं ये कह दे रहा हूँ कि उसका पेयर r में है। मैं लेट कर लेता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पर माना a कामा a बिलोंग्स टू r और यहाँ पर लिख देंगे कामा दे करके फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्या है, x है। अब उसके बाद अब हमको ये जो a माना गया r में है वो बस ये दिखा दें कि वो ट्रू है, मतलब वो तो माने हैं, बस साबित कर दें कि वह क्या है, सही है। तो इसका मतलब r हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि नाउ जो a कामा a है वो अगर r में है तो ये डिफिनीशन को फुलफिल इसको करना पड़ेगा, इसको fa बराबर fb होना चाहिए। मतलब कि ये वाला रखेंगे यहाँ पर इसके स्थान पर और ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और दोनों क्या आने चाहिए, बराबर। तो रखते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ a और इक्वल टू f ऑफ a। ये तो देखते देखते पता चल रहा है कि ये तो सार्वभौमिक सत्य दिख रहा है। fa बराबर fa तो होगा ही होगा। बस देख लेंगे मैथमेटिक्स में कोई दो संख्याएं इक्वल तो बस कह देंगे कि मतलब दो संख्याएं एक जैसी दिखाई देंगी तो कह देंगे कि वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और ये हमेशा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दो व्यक्ति अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो बराबर ही हों, उनके प्रॉपर्टी अलग अलग, उनके गुण अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, संख्याओं के लिए ये तो ट्रू है, ये fa बराबर f है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो सत्य है, जो सत्य है इसको हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा के लिए क्या है, ट्रू है। इसको कहा जा सकता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब उसके बाद जब ये सत्य है इसका मतलब तब ये हमारा मानना भी सही हो जाएगा कि a बिलोंग्स टू r, लिख देंगे जो सत्य है। इसलिए a कामा a बिलोंग्स टू r क्या है, सत्य हो जाएगा ना, सत्य है। अगर ये सत्य है तो इसका मतलब इसलिए r क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य तो मैंने दिखा लिया। अब उसके बाद क्या दिखाएंगे, सममित। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं सममित। सममितता, ये सममितता में क्या होता है, लिखेंगे माना a कामा b बिलोंग्स टू r। मैंने लेट कर लिया है, जबकि ये a और जो b है दोनों ही किसके एलिमेंट हैं, x के एलिमेंट हैं। लिखेंगे नाउ अब अगर a कामा b r में है तो हमको क्या दिखाना है, b कामा a भी r में दिखा देना है कि ये इंप्लाई करता है। तो b कामा a कैसे आ जाएगा, f ऑफ b बराबर कितना आ जाएगा, f ऑफ a आ जाएगा। यहाँ पर अगर a कामा b r में है तो f बराबर f b है, तो b कामा अगर a इसमें होगा तो f b बराबर f a आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो इम्प्लाई क्या करेगा, पहले डिफिनीशन तो फुलफिल करें कि अगर a b माना गया कि r में है तो इसको तो डिफिनीशन को फुलफिल करेगा ही करेगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। अब उसके बाद अगर x y के बराबर है तो y भी x के बराबर होता है। ये हम लोग ये भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि अगर a बराबर b है तो b बराबर a होगा ही होगा। तो f बराबर f b है तो इसका मतलब f b बराबर कितना हो जाएगा, f a हो जाएगा, लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा है f b बराबर f है तो इसका मतलब b कामा a किस में होगा, r में होगा। अब देख पा रहे हैं कि a b का बिलोंग्स टू r इंप्लाई करता है b बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या हो जाएगा, सममित होगा। यहाँ पर लिख देंगे r क्या होगा, सममित होगा। लास्ट क्या देखेंगे, संक्रामकता की जांच कर ले रहे हैं, संक्रामकता। तो संक्रामकता में क्या हो जाएगा, दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, a कामा b बिलोंग्स टू r तथा b कामा c बिलोंग्स टू r। जबकि यहाँ पर ये तीनों ही एलिमेंट a b c ये किसके हैं, x के हैं। नाउ अब हमको क्या करना है, अब ये देखना है कि AB बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू, अगर R है तो AC बिलोंग्स टू R हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब ये जो A कामा B है वो R में है तथा जो B कामा C है वो R में है। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, इम्प्लाई ये करेगा FA बराबर FB, क्योंकि डिफिनीशन ही ऐसी है कि अगर AB R में होगा तो FA बराबर FB होगा। तो इससे आएगा FA बराबर कितना आ जाएगा, FB तथा यहाँ से आ जाएगा FB बराबर कितना आ जाएगा, FC आ जाएगा। ये ऐसा कुछ
ऐसा कुछ। अब ये इंप्लाई क्या करेगा, ये देखें एफ ए एफ बी के बराबर, चाहे ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए एफ बी के बराबर है और एफ सी भी एफ बी के बराबर है। और हम जानते हैं कि जब दो वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर हो जाती हैं तो वह दोनों वस्तुएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइड क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा यहाँ पर। और ये लिख देंगे, ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो ए कामा सी है वो आर में है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा है रिलेशन, मतलब ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे कि ए भी आर में है। तो यहाँ पर अगर एफ ए बराबर एफ सी है तो ए सी आर में होगा, इसलिए आर क्या हो जाएगा, संक्रामक है। तो यहाँ पर लिख देंगे संक्रामक है ये। अब उसके बाद लास्ट में लिख देंगे अतः, अच्छा चूंकि आर स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध होगा। देखते हैं आगे, मतलब हमको जांच करना था, प्रूव नहीं करना था तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो तुल्यता संबंध है। देखते हैं अगला सवाल। तो दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग चलेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। क्या पूछा जा रहा है ये देख ले रहे हैं। सवाल का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, मतलब एक विद्यालय है, उस विद्यालय के पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी पुस्तकों का कलेक्शन है उसी को ए से नोट किया गया है। जैसे अब अपने पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक अलमारी है और उस अलमारी में जितनी भी किताबें हैं उन्हीं के सेट को किसे नोट कर लिया गया है, ए से नोट कर लिया गया। बस एक अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर के चलिए तो इसको समझ पाएंगे आगे। और उसमें एक रिलेशन आर जो डिफाइंड किया गया, मैं लिख भी दिया है कि किसी कॉलेज की समस्त पुस्तकों का समुच्चय क्या है, ए है, तथा समुच्चय ए में एक संबंध आर निम्नोक्त परिभाषित है। मतलब कि एक रिलेशन डिफाइंड, उस पुस्तकों में जितनी भी हमारे अलमारी में रखी गई पुस्तकें हैं उनके लिए एक रिलेशन, एक संबंध उनमें एक डिफाइंड किया गया। क्या डिफाइंड किया गया है कि जो आर है उस आर के अंतर्गत ऐसी पुस्तकों का कलेक्शन लिया गया है, जोड़ा लिया गया है जिसमें क्या है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, मतलब कि ये दो पुस्तकें ली गई हैं किससे, उस अलमारी से, और उस अलमारी में जितनी पुस्तकें हैं सबके सेट को ए से नोट किया गया। इसका मतलब कि ए में से, अलमारी में से दो पुस्तक उठाई गई हैं ऐसे कि उनमें क्या है, उनमें पेजों की संख्या क्या है, समान है, पेजों की संख्या समान है। और वो जो दोनों पुस्तकें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, अलमारी से, जो अलमारी के सेट को हम ए से नोट किए हैं। तो फिर हमको सिर्फ ये करना है कि आर क्या है, तुल्यता संबंध है। तो वेरी सिंपल, क्या करना है हमको, पहले स्वतुल्य की जांच करेंगे, स्वतुल्यता की बात करेंगे। तो स्वतुल्यता में क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे माना मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो x कामा x है वो किससे बिलोंग करता है, r से बिलोंग करता है, r से। जबकि ये जो जितने भी अलमारी में पुस्तकें, जितनी भी अलमारी में क्या है पुस्तकें हैं, सबको हम किससे नोट कर दिए हैं, x से नोट कर दिए। तो सबका पेयर हम मान ले रहे हैं कि r में है। जबकि ये जो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या है, a है। अब देख लेते हैं कि क्या ये सही है, क्या रिलेशन के अंतर्गत सभी समान पेज वाली पुस्तकों का जोड़ा मौजूद है। अगर ऐसा है तो स्वतुल्य है। तो देखते हैं वो है कि नहीं। मानने के लिए तो मान लिया है, गलत भी हो सकता है, गलत हो जाएगा तो कह देंगे स्वतुल्य नहीं है ये। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे अब अगर ये x कामा x किस में होगा, रिलेशन में होगा, तो फिर वो क्या होना चाहिए, x तथा y में पेजों की संख्या समान। मतलब कि इसमें और इसमें पुस्तकों में पेजों की संख्या अगर समान है तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, इसमें और इसमें पेजों की संख्या समान। तो लिख देंगे यहाँ पर कि x में पेजों की, x में इसमें पेजों की संख्या बराबर x में इसमें पेजों की संख्या बराबर इसमें पेजों की, x में पेजों की संख्या ये तो देखते देखते पता चल रहा है, एक ही किताब लिए है ना। तो x में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या, तो ट्रू है, जो सत्य है, जो
सत्य है। इसलिए हमारा मानना क्या है, इसलिए ये मानना हमारा सही है, x बिलोंग्स टू आर। ए भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है, इसलिए आर स्वतुल्य लिख देंगे तो भी चलेगा। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, सममितता की जांच करेंगे। सममितता की बात कर ले रहे हैं तो सममितता में क्या होता है, हम अगर ए बी लेंगे, सॉरी चाहे एक्स वाई ले रहे हैं, एक्स वाई अगर आर में होगा तो दिखाना ये होगा कि वाई एक्स भी किस में है, आर में है। तो पहले मैं मानता हूँ, लिखेंगे माना x कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ये जबकि क्या है, x और y दोनों ही किस में है, दोनों ही जो लिए गए हैं वो a से लिए गए हैं ना। अब क्या करेंगे, अब ये जो x कामा y है अगर r में है तो इसकी मीनिंग ये है कि x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इम्प्लाइड x में पेजों की डेफिनेशन यही है, बराबर y में पेजों की संख्या, y में पेजों की संख्या। अब अगर हम x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या लिख रहे हैं तो इसको कहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या, जहां पर वो x और y क्या है, पुस्तक हैं, किससे, अलमारी A से। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इम्प्लाइड y में पेजों की संख्या, y में पेजों की संख्या बराबर किस में, x में पेजों की संख्या अब इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है ना अब कि दिस इम्प्लाइड y कामा x बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि अगर इसमें पेजों की संख्या और इसमें पेजों की संख्या इक्वल हो जाएंगे तो उसका पेयर किस में होगा, आर में होगा। तो इसका मतलब y में पेजों की संख्या और x में पेजों की संख्या अगर बराबर है तो इसका मतलब कि y और x का पेयर किस में होगा, आर में होगा। तो लिख देंगे इसलिए आर क्या है, सममित है, ये हो जाएगा सममित है। अब उसके बाद क्या बात करेंगे, संक्रामकता की बात कर ले रहे हैं। तो संक्रामकता के लिए हमको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, किसके, आर के, और दो एलिमेंट लेंगे तो तीसरा एलिमेंट कैसे लाना होता है तो हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना x कामा वाई, चाहे a कामा b भी लिख सकते हैं, x कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कामा z बिलोंग्स टू आर। जबकि ये सब x y z सब किसके एलिमेंट हैं, a के एलिमेंट है। नाउ अब हमको क्या लेकर के चलना है, जो x कामा y है वो किसका एलिमेंट है, r का एलिमेंट है, तथा y कामा जो z है वो भी किसका एलिमेंट है, r का एलिमेंट है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या तथा y में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या तथा क्या लिख देंगे, y में पेजों की संख्या, इससे y में पेजों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, z में पेजों की संख्या। अब उसके बाद देखें x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या और ये y में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, z में पेजों की संख्या। तो लिख देंगे दिस इम्प्लाइड x कामा z किस में होगा, r में होगा, क्योंकि डिफिनेशन में यही है कि अगर x और y में पेजों की संख्या बराबर हो जाएगी तो x y किस में होगा, r में होगा। तो दिस इम्प्लाइड क्या हो जाएगा, x कामा z बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है, संक्रामक है। तो यहाँ पर लिख देंगे संक्रामक है, लास्ट में लिख देंगे अतः r चूंकि r स्वतुल्य है, कामा सममित है तथा संक्रामक है, इसलिए R क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ऐसा ही कुछ हमको प्रूव करना था, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सिद्ध करना था हमको ये। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो क्या बनते हैं हमारे, और उसको देखेंगे आज के क्लास में। इसको हम रिलेशन एंड फंक्शन को ख़त्म करेंगे।
चलो देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब ये है कि 8 नंबर में तो पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन जितना भी मैक्सिमम नंबर हो सकता है उतना में इसको पूछेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन और फर्स्ट पढ़ते हैं। क्या है स्टेटमेंट पहला क्वेश्चन का, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यदि कैपिटल N प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तथा समुच्चय n क्रॉस n पर, समुच्चय n क्रॉस n पर संबंध R जो इस प्रकार परिभाषित है, A, B is related to C, D if and only if AD बराबर BC। मतलब इसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आखिर इस फॉर्म में कैसे क्यों लिखा गया है। देखिए अगर हम कहें कि हमारा जो रिलेशन डिफाइंड है वो सेट n पर डिफाइंड है, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अगर n पर डिफाइंड रहता हमारा रिलेशन तो इसका मतलब कि n क्रॉस n का कोई एलिमेंट लिया जाता, सबसेट लिया जाता, तो n क्रॉस n में कैसे एलिमेंट बनते हैं, 1 2 बनता, 1 बनता, 1 2 बनता, 1 3 बनता एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, फिर 2 1 बनता, 2 2 बनता, 2 3 बनता एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, फिर 3 1 बनता, 3 2 बनता डॉट डॉट डॉट। ऐसे जो है कि रिलेशन में ऐसे बनते थे, इसलिए इसमें ऐसे लिखा जा सकता था कि R बराबर ऐसे, ये R डॉट पेयर के फॉर्म में एलिमेंट A, B और सच दैट ऐसे जो भी हमारा जो है कि रिलेशन दे दिया हो A और B में, और A और B दोनों ही कहता कि ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। लेकिन जो हमारा रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड किया गया है वो किससे, n क्रॉस n में डिफाइंड किया गया। इसका मतलब कि अगर n में डिफाइंड रहता तो n से n में, यानी कि उसका सबसेट हो जाता, n क्रॉस n का जो सबसेट हो जाता वो रिलेशन रहता। लेकिन अब n क्रॉस n में अगर रिलेशन डिफाइंड किया गया, इसका मतलब कि n क्रॉस n, n क्रॉस n, n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n, इसका सबसेट लिया गया है रिलेशन। जो रिलेशन लिया गया है वो n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n का, मतलब n से n क्रॉस n से n क्रॉस n में अगर हमारा रिलेशन डिफाइंड, इसकी मीनिंग ये हो गई। अब इसके अगर ऐसे करेंगे तो फिर इसका एक बार क्या निकाल देंगे, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, ऐसे n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n। अगर ऐसे कर देंगे तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे अब वो कैसे आने वाले हैं, वो ऐसे वाले, ये इसके साथ आएगा तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे बड़ा कोष्ठक में समझाने के लिए, 1 1 और फिर ये क्या हो जाएगा 1 2, ये एक एलिमेंट है। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर कामा, फिर 1 1 के साथ 1 3 हो जाएगा, 1 1 के साथ 1 3 हो जाएगा। ऐसे एलिमेंट इसमें बनेंगे, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो देख लें ये जो एलिमेंट है इसको लिखने का थोड़ा सा मतलब कि ये एक एलिमेंट है, ये क्या है, एक एलिमेंट है। इसलिए यहाँ पर जो लिखा गया पोर्शन है देख पा रहे हैं कि जो उसका पेयर होगा रिलेशन के अंदर, जो पेयर होगा ये पहला और ये दूसरा, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट। तो उसी को ऐसे न लिख करके थोड़ा देखने में वो भद्दा जैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको इस फॉर्म में कुछ लिखा गया है। तो बस अगर हमारी बात को समझ पाए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो देखते हैं। तो हमको ये दिया हुआ है कि n क्रॉस n पर एक संबंध R जो दिया गया है वो कैसे दिया गया है कि जो दोनों R के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट हैं उसका जो ये पेयर लिया गया है, तो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इस प्रकार से डिफाइंड है कि बाहर का गुणा करने पर यानी कि A इंटू D और भीतर का गुणा करने पर B इंटू C क्या आता है, बराबर आता है। तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R क्या है, तुल्यता संबंध। चलो देखते हैं। तो तुल्यता संबंध के लिए हमको क्या करना है, हमको तुल्यता संबंध के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात कर लेते हैं, स्वतुल्य। और बहुत ही इस प्रकार के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस ऐसे प्रश्नों के ज़्यादा होते हैं। तो क्या लिख देंगे, हम मान लेंगे कि माना ये जो नेचुरल n क्रॉस n में जो भी एलिमेंट है 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 2 2 2 3, जितने भी एलिमेंट हैं सबका हम मान रहे हैं कि डबलेट किस में मौजूद है, R में मौजूद। मतलब कि जो भी उसमें एलिमेंट है n क्रॉस में सबका डबलेट हम ले रहे हैं कि R में है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि माना ये कोई एलिमेंट ले रहे हैं, ये A, B और यहाँ पर E रिलेटेड टू A, B। मैं ये कह दिया हूँ कि ये जो है देखिए ना, डबलेट का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट वही सेकंड एलिमेंट। तो मैं ये मान लिया हूँ, अगर ये सही हो जाएगा तो हम कह देंगे कि स्वतुल्य है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि माना इतना
जबकि ये जो ए कामा बी है, फॉर ऑल, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, फॉर ऑल ए कामा बी, और ये बिलोंग किससे कर रहा है, n क्रॉस n से बिलोंग कर रहा है। ये n क्रॉस n का क्या है, एलिमेंट है। n क्रॉस n में जितने भी एलिमेंट देख लें सब ये n क्रॉस n में सब पेयर के फॉर्म एलिमेंट है। तो ये किसका एलिमेंट लिया गया है, n क्रॉस n का एलिमेंट लिया गया है, और मैं मान लिया हूँ कि इसका डबलेट किस में है, r में है। मतलब कि ये जो AB है, AB वो r में है। अब उसके बाद करेंगे क्या, लिखेंगे नाउ। अब अगर ये है तो लिख देंगे कि a कामा b इज रिलेटेड टू a कामा बी, ऐसे अगर लिख दे रहे हैं और देख ले रहे हैं कि डिफिनीशन को अगर फुलफिल कर लेगा तो हम कह देंगे कि तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये डिफिनीशन यही है कि बाहर का बाहर गुणा कर लें और भीतर का भीतर गुणा कर लें, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लें, बाहर का बाहर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी, और ये भीतर का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, बी ए। और यहाँ पर देख पा रहे हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ये ए बी है, और इसको भी तो ए भी लिख सकते हैं क्योंकि क्रम विनिमय नियम तो गुणा में फॉलो होता ही है। दिस इम्प्लाइड, चाहे इफ़ एंड ओनली इफ, मैं बताता हूँ इसकी मीनिंग अभी। तो ये अब क्या लिख सकते हैं, मैं अभी कहा हूँ कि स्वतुल्य होगा तभी जब ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, ये देखें ये इम्प्लाई कर रहा है इसको, अगर ऐसा मिल गया तो इसका मतलब ये इम्प्लाई करेगा इसको। इसका मतलब कि ये क्या है, जो माने वो ट्रू है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए ए कामा बी इज रिलेटेड टू ए कामा बी क्या है, सत्य है, सत्य है। इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब उसके बाद बात करेंगे किसकी, सममित की। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, बस ये समझ पाएं कि जो n क्रॉस n में जो एलिमेंट है वो यही का पेयर हमको लेकर के चलना है, चाहे इसके साथ ये लें, इसके साथ ये लें, चाहे इसके साथ ये लें, कोई लें, मैंने इसी में से पेयर हमारे बनने वाले। तो मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। अब उसके बाद क्या दिखाएंगे, सममित। तो ये स्वतुल्यता हो गया, स्वतुल्यता। अब यहाँ पर लिख देंगे सममितता, सममितता। चले, सममितता में क्या दिखाना है, हमको दिखाना ये है कि सबसे पहले तो मैं मान ले रहा हूँ कि माना ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, मैं मान ले रहा हूँ। जबकि ये जो दोनों एलिमेंट हैं, जबकि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये दोनों ही किसके एलिमेंट हैं, n क्रॉस n के एलिमेंट हैं। ये मैं माना हूँ। लिखेंगे नाउ। अगर मान लिए हैं तो डिफिनीशन को फुलफिल करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ ए कामा बी इज रिलेटेड टू सी कामा डी। ये डिफिनीशन को फुलफिल कैसे करेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, ये ए डी और बराबर कितना हो जाएगा, बी सी। अलाना कितना है, मैं कहा हूँ कि अगर ये ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाई कर देता है बी इज रिलेटेड टू ए को, तो कहते हैं कि आर क्या है, सममित है। तो बस हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना ये है कि अगर ये ए कामा बी इज रिलेटेड टू सी कामा डी अगर है, तो हमको ये दिखाना है कि सी कामा डी इज रिलेटेड टू ए कामा बी। ये और ये कब आएगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी बी, और ये हो जाएगा डी ए। अगर ऐसा आ जाएगा, अगर ऐसा आ जाएगा तो हम उसको इतना लिख देंगे। तो देखते हैं, इतना तो हो चुका है, लेकिन हमको सी बी बराबर डी ए चाहिए। तो सी बी का मतलब क्या कर दे रहे हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं। क्यों, ए डी बराबर, अगर सॉरी ए डी है, ये ए डी बराबर बी सी लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी बराबर कितना, ए डी भी तो लिखा जा सकता है। अब ऐसा क्यों, जब x बराबर y है तो y बराबर x होगा। अब उसके बाद करते क्या है कि क्रम विनिमय नियम लागू कर दे रहे हैं, गुणा में तो क्रम विनिमय नियम लागू होता ही है। तो BC को क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, और AD को क्या लिख सकते हैं, DA लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ये चिन्ह देख पा रहे हैं ना, ये इफ एंड ओनली इफ का चिन्ह है, मतलब कि ये इम्प्लाई करता है इसको और ये इम्प्लाई करता है इसको। तो अगर ऐसा मिल गया तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिफिनीशन को देख पा रहे हैं कि ये लिख देंगे C कामा डी इज रिलेटेड टू ए कामा बी। तो लिख देंगे अतः आर क्या है, अतः आर क्या है, सममित है, सममित है। अब उसके बाद हम ले लेते हैं संक्रामकता, संक्रामकता।
तो संक्रामकता में हमको क्या करना होगा, 3 एलिमेंट लेना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना 2 एलिमेंट, माना A कामा B इज रिलेटेड टू C कामा D तथा C कामा D इज रिलेटेड टू D E F E कामा F मैं ये ले लिया हूँ। जबकि ये जो तीनों एलिमेंट हैं A कामा B और C कामा D और ये E कामा F, ये तीनों किसके एलिमेंट हैं, N क्रॉस N के एलिमेंट हैं। तो हो जाएगा N क्रॉस N, क्योंकि N क्रॉस N में ही ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट थे। अब उसके बाद हमको करना क्या है, वो तो मैं माना हूँ, ये मान लिया हूँ। तो ये भीतर वाला अगर एलिमेंट बराबर होता है तो बाहर वाला एलिमेंट हमको दिखा देना है। मतलब हमको ये लाना है A कामा B इज रिलेटेड टू कितना, E कामा F, ये हमको लाना है। और ये कब आ जाएगा, AF बराबर कितना, BE, AF बराबर B। अगर ऐसा आ जाएगा इतना AF बराबर BE तो हम उसको इतना लिख देंगे। क्यों, क्योंकि डिफिनेशन में यही दिया गया है, ये अगर इतना होता है तो ये लिख लें और इतना होता है तो ये लिख सकते हैं। तो बस सब मिला जुला करके हम यहाँ पर लिखेंगे अब ये A कामा B इज रिलेटेड टू C कामा D तथा C कामा D इज रिलेटेड टू E कामा F। ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा हमारा AD बराबर BC तथा ये क्या इम्प्लाई करेगा, CF बराबर कितना, DE, ये DE, दिस इफ एंड ओनली इफ। ये देख लें AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है और यहाँ पर CF DE के बराबर है। तो यहाँ से तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पा रहा है कि AF बराबर BE आ जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर दो AD BC के बराबर है और CF DE के बराबर है, तो एक चीज़ मैं याद भी करवा दे रहा हूँ कि इसमें जो सवाल हमारे पास बनते हैं इसी में ये यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई है, यहाँ पर एक बार ये A प्लस D बराबर B प्लस C, ये भी रिलेशन दिया होता है। तो भी मैंने इसी के स्थान पर इतना लिख देगा, सारा कुछ स्टेटमेंट वही रहेगा। तो पूछेगा हमसे तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए कि वो R तुल्यता संबंध है। तो मैं बता दूँ कि जब ये प्रोडक्ट होता है तो ये दोनों जो टर्म मिलते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। जब यहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर, तो ये जो दोनों टर्म मिलते हैं दोनों को क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। इसको याद रखेंगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो बस क्या कर दें, दोनों का गुणा कर दें। देखें अगर 5 बराबर 5, 10 बराबर 10 अगर लिखा है तो प्रोडक्ट करेंगे तो भी तो बराबर हो जाएगा। तो 15 बराबर 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी प्रकार गुणा कर लें इसका। तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ADCF और बराबर कितना हो जाएगा, BCDE। अब जो कटने वाला पोर्शन है उसको काट ले रहे हैं। तो देखिए AF इधर बचना चाहिए, तो ये AF यानी कि ये जो D है D से कट जाएगा और जो C है वो C से कट जाएगा। तो क्या बचेगा देख लें, यहाँ पर ये हो जाएगा A इंटू F बराबर B इंटू E। तो देख लें यहाँ पर वही तो आ रहा है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा हमारा A कामा B इज रिलेटेड टू E कामा F, ये E कामा F लिख देंगे लास्ट में। अतः चाहे दिस इम्प्लाइड R क्या है, संक्रामक। तो ये लिख देंगे हम संक्रामक है। अब अंत में क्या लिख देंगे, चूंकि R स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, इसलिए R तुल्यता संबंध है। लास्ट में इतनी चीज़ जरूर लिखनी पड़ेगी। और चूंकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन और परीक्षा में हम बैठे हुए हैं तो जितना कुछ भी हम लिख रहे हैं ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं लिख रहे हैं तो वो काम अधूरा हो जाएगा। इसलिए कोशिश रहे कि समय के भीतर हम लोग सब कुछ जो है कि अच्छे तरीके से लिख सकें, जो दिया है इन्फॉर्मेशन उसको और जो हमको दिखाना है सब कुछ। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चल देखें, मैं भी कहाँ हूँ तब तक ये आ गया और मिटा भी दिए, नहीं तो उसी से हम समझा भी दिए होते। मिटाने के बाद मैं इस सवाल को देखा हूँ। और जो अभी पहला सवाल हम सॉल्व किए हैं उसको 2015 में पूछा गया है, और जो अभी मैं सेकंड क्वेश्चन लिखा हूँ इसको 2014 और 15 दोनों में इसको पूछा गया है। तो क्या है सवाल को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि n धन पूर्णांकों का समुच्चय है,
n धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांक का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, धन पूर्णांकों का समुच्चय है और कोई संबंध r जो है n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है कि a कामा b इज रिलेटेड टू c कामा d इफ एंड ओनली इफ a प्लस डी बराबर b प्लस सी। मैं बता दूं, हमको दिया गया है n एक धन पूर्णांकों का समुच्चय दिया गया है तथा एक संबंध जो r है वो n क्रॉस n पर, जब ये भी जस्ट वाला सवाल जो बताए हैं सेम प्रोसेस, r n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है कि जो रिलेशन हमारा है कैसे डिफाइंड है, a कामा b इज रिलेटेड टू c कामा d। जानते हैं कि रिलेशन के अंतर्गत सब एलिमेंट पेयर के फॉर्म में होते हैं, तो पेयर का पहला एलिमेंट है और ये क्या है, दूसरा एलिमेंट है। और इफ एंड ओनली इफ, बाहर वाले को जोड़ दिया गया है यहाँ पर a प्लस डी और भीतर वाले को जोड़ दिया गया और कह रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि r क्या है, तुल्यता संबंध है। तो इसमें हम समय नहीं लेंगे, पहले वाले में समझाने में टाइम ले लिए थे, इसमें हम समझाने में टाइम नहीं लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्वतुल्यता। स्वतुल्यता, स्वतुल्यता में क्या दिखाएंगे, लिखेंगे माना a कामा b इज रिलेटेड टू a कामा b और यहाँ पर लिख देंगे फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ये अब उसके बाद लिख देंगे, लिखेंगे अब ये जो a कामा b इज रिलेटेड टू a कामा b है वो देखें डिफिनीशन को लागू करें, अगर डिफिनीशन वो तो माने हैं, अगर डिफिनीशन लग जाएगी तो ये सही भी हो जाएगा। तो ये क्या है, इसको जोड़ दिया जाए और इसको जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और बराबर ये क्या हो जाएगा, b प्लस a और इसमें क्रम विनिमय नियम लागू कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी और बराबर इधर भी क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो ये दोनों बराबर दिख ही रहा है, लिख देंगे जो सत्य है, ये तो ट्रू दिख रहा है, इसलिए हमारा जो r हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। दूसरा पॉइंट सममितता यहाँ पर कर दे रहे हैं, सममितता। तो सममितता में क्या दिखाना होता है हमको, ये एलिमेंट a कामा b इज रिलेटेड टू c कामा d अगर r में है, यहाँ पर लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं माना इतना, और जबकि यहाँ पर ये जो दोनों एलिमेंट हैं a कामा b और c कामा d ये किसके एलिमेंट हैं, ये हैं n क्रॉस n के, बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब उसके बाद करेंगे क्या, अब उसके बाद हमको करना क्या है कि अगर ये a कामा b इज रिलेटेड टू c कामा d है तो हमको दिखाना है c कामा d इज रिलेटेड टू a कामा b, मतलब कि ये लाना है हमको c कामा d इज रिलेटेड टू a कामा b। और ये कब आ जाएगा, जब ये c और b को जोड़ेंगे, c और b को जोड़ेंगे और d और a को जोड़ेंगे, दोनों क्या आ जाएगा बराबर, मतलब कि सब मिला करके अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो उसके स्थान पर ये लिख देंगे हम। तो लिखेंगे अब a कामा b और इज रिलेटेड टू c कामा d। अगर माने हैं कि वो r में है तो ये डिफिनीशन को फुलफिल करना पड़ेगा उसको, यानी कि बाहर के एलिमेंट को जोड़ें और भीतर के एलिमेंट को जोड़िए, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको c प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए चाहिए, तो इसको ऐसे लिख दें, इसको पहले इधर कर दें b प्लस सी बराबर a प्लस डी। ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि x बराबर y तो y बराबर x होगा ही होगा। अब इसको c प्लस बी कर दे रहे हैं, क्रम विनिमय नियम लागू कर दें और इसको क्या लिख दे रहे हैं, d प्लस ए कर दे रहे हैं, इसको ये d प्लस ए। अगर ऐसा हो गया तो फिर इसके स्थान पर ये लिख देंगे। तो दिस इम्प्लाइड क्या हो जाएगा, c कामा d इज रिलेटेड टू a कामा b। इसका मतलब r क्या है, सममित है, तो लिख देंगे अतः r सममित संबंध है, चाहे खाली सममित अगर लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है, सममित है। अब उसके बाद क्या लिख देंगे, पुनः लास्ट में संक्रामकता की जांच किया जाए और इसमें कितने एलिमेंट, दो बार लिखेंगे। क्या क्या लिख देंगे, माना a कामा b इज रिलेटेड टू c कामा d तथा एक चीज और लिख देंगे क्या, c कामा d इज रिलेटेड टू e कामा f। मैं लिख दूंगा जबकि ये तीनों एलिमेंट कौन कौन, a कामा b और ये c कामा d और ये जो e कामा f, ये तीनों एलिमेंट किसके हैं, n क्रॉस n के एलिमेंट हैं, n क्रॉस n के एलिमेंट हैं। n क्रॉस n नहीं, जिसमें फंक्शन डिफाइंड होता है उसके एलिमेंट लिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा, क्या करेंगे अब ये जो हमारा है a कामा b और इज रिलेटेड टू c कामा d ये है, और तथा ये जो c कामा d इज रिलेटेड टू e कामा f है। ये क्या इंप्लाई करेगा, पहले वो तो लिख लें और फिर उसके बाद
दिखाना क्या है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। हमें जो दिखाना है मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो हमको दिखाना ये है, दिखाना हमको ये है कि ये ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ है। ये दिखाना है ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। ये अगर आ जाएगा तो कह देंगे कि संक्रामक है। क्यों? क्योंकि ए इज रिलेटेड टू बी रहता है और बी इज रिलेटेड टू क्या रहता है, सी रहता है। तो ये इम्प्लाई अगर कर देता है कि ए इज रिलेटेड टू सी, तो हम कहते हैं कि जो आर है हमारा क्या है, संक्रामक है। तो वही यहाँ पर कंडीशन लागू अगर हो जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या दिखाना है हमको? दिखाना है ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ये सी डी, और एंड तथा ये जो सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। ये अगर इम्प्लाई कर देगा कि ए कामा बी इज रिलेटेड टू ई कामा एफ, तो हमारा काम हो जाएगा। ये आएगा कैसे? ये आएगा कैसे? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर ये रिलेशन का ये एलिमेंट है तो बाहर के एलिमेंट और भीतर के एलिमेंट को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। तो ये कैसे हम लिख सकते हैं इसको? अगर ए प्लस एफ बराबर कितना आ जाएगा, बी प्लस ए। अगर इतना आ जाएगा तो हम इसके स्थान पर ही लिख देंगे। चलिए देखते हैं। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये इम्प्लाई करेगा ए प्लस डी और बराबर बी प्लस सी, ये वाला एंड तथा ये क्या इम्प्लाई करेगा? सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, ये डी प्लस ई, और ये बराबर ये तथा ये बराबर ये है। दोनों को जोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अभी बताया हूँ कि जोड़ने से आता है ये, जब ये जोड़ वाला रिलेशन में दिया होता है तो इसको जोड़ने से सिद्ध हो जाता है, और गुणा वाला ये रिलेशन के अंतर्गत दिया हो गया होता है तो गुणा करने पर आ जाता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो लिख देंगे दिस इम्प्लाइड ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। जो कटने वाला पोर्शन है उसको काट लिया जाए। तो देख ले रहे हैं हमको क्या लाना है, ए प्लस एफ लाना है। तो ये और ये बचेगा, तो ये डी सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? ए प्लस एफ इक्वल टू कितना बचेगा, बी प्लस ई। यही तो हमको चाहिए। देखें ये, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ये इम्प्लाई कर रहा है ए कामा बी इज रिलेटेड टू ई कामा एफ। यही तो इम्प्लाई कर रहा है। इसका मतलब कि आर क्या है, संक्रामक है। तो अब लास्ट में क्या लिख देंगे, जगह नहीं है मैं बोल दे रहा हूँ, लास्ट में लिखेंगे अतः चाहे चूंकि आर स्वतुल्य है कामा सम्मित है तथा संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध होगा, प्रूव्ड है। आगे बढ़ते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें है, इसलिए कि इसको 2019, 2020, 2022, 2023 इसको 4 साल मतलब ये पूछा और भी पीछे पूछा गया होगा। लेकिन बस ये है कि ये जब से हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं 2014 से लेकर के और 2023 तक के इसमें प्रश्न रखे गए हैं, और वो भी बस जो सिलेबस में हमारे, वैसे पढ़ाने के लिए तो पूरा मैं सिलेबस को देखते हुए बुक को हम नहीं पढ़ाएं, पूरा का पूरा जो है कि बुक ही पढ़ा दिए हैं, क्योंकि हमको आगे का भी जो है कि बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा था। सिर्फ हमको एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाना नहीं था, सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाए हैं, सब कुछ पढ़ा दिए हैं। लेकिन इसमें बस हम साल वही करा रहे हैं जो हमको एग्जाम देने हैं, मतलब जो सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। क्या है इसका स्टेटमेंट? इसका स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी समुच्चय ए पर एक हमारा कोई सेट है, ये सेट है, तो समुच्चय ए पर संबंध आर तथा एस तुल्यता संबंध है। इस पर 2 रिलेशन है, एक रिलेशन आर है और एक रिलेशन क्या है, एस है, और दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, दिया गया है। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर इंटरसेक्शन एस भी समुच्चय ए पर क्या है, तुल्यता संबंध है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर क्या दिया है, सब कुछ जैसे मैं लिख रहा हूँ सब मैं क्या यूपी बोर्ड में जैसे हम लोगों को पेपर में मतलब कि हमारे उत्तर पुस्तिका में जैसे भी हमको लिखना है मैं सारा कुछ लिख रहा हूँ। लिखेंगे दिया है किसी समुच्चय ए पर
संबंध R तथा S क्या है, तुल्यता संबंध है। ये हमको दिया गया इंफॉर्मेशन है। अब हमको सीधे क्या करना है, R इंटरसेक्शन S भी A पर क्या है, तुल्यता संबंध है, ये हमको दिखाना है। तो R इंटरसेक्शन S को तुल्यता संबंध दिखाने के लिए R इंटरसेक्स को स्वतुल्य दिखाना होगा, सममित दिखाना होगा और संक्रामक दिखाना होगा। तीनों चीज हमको दिखाने की जरूरत पड़ेगी। और मैं एक चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि किसी समुच्चय A पर अगर R तथा S, किसी समुच्चय A पर R तथा S अगर तुल्यता संबंध है तो सिर्फ R इंटरसेक्शन S को ही पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि R इंटरसेक्शन S क्या है, A पर तुल्यता संबंध है। R यूनियन S को नहीं पूछा जाता है, क्योंकि R यूनियन S इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब इन दोनों में से कम से कम एक आइडेंटिटी रिलेशन हो। आइडेंटिटी रिलेशन इन दोनों में से कोई एक होगा तभी जो है कि जाकर के R यूनियन S भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए इसमें अगर कह देगा, ये कोई कंडीशन देगा जबकि ये R क्या है, तुल्यता संबंध तो है लेकिन साथ ही में क्या है, ये आइडेंटिटी भी रिलेशन है, तब जो है कि हम R यूनियन S को दिखा देंगे। तो एक क्लास में इस पर डिस्कशन हो चुका है, हम बस इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमको दिखाना है कि R इंटरसेक्शन S A पर क्या है, तुल्यता संबंध है, तो पहले ये तो देख लें कि R इंटरसेक्शन S A क्रॉस A का सबसेट है कि नहीं, क्योंकि A क्रॉस A का जब सबसेट होगा तभी तो उस पर हम तुल्यता संबंध की बात करेंगे, चाहे कोई भी संबंध की बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं सबसेट है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये जो हमारा R है वो A पर क्या है, यहाँ पर किसी समुच्चय A पर ये संबंध R तथा S तुल्यता संबंध है, मतलब कि ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। इसका मतलब कि ये R जो है सबसेट होगा किसका, A क्रॉस A का, तथा S भी क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस A का। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है कि तुल्यता अगर संबंध यहाँ पर लिखा गया कि समुच्चय A पर संबंध R तथा S तुल्यता संबंध है, मतलब कि ये दोनों रिलेशन है एक A से A में। तो इसका मतलब कि ये R भी A क्रॉस A का सबसेट होगा और S भी A क्रॉस A का सबसेट होगा। और अगर ऐसा है तो लिख देंगे इसलिए देखें, मैं यहाँ पर एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सेट ले रहा हूँ, कोई भी एक सेट ले रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि मैंने A बराबर ले लिया, 1 2 3 4 5 ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं ले रहा हूँ एक B ले रहा हूँ, इसको मैं 2 3 4 5 और चले ले रहे हैं हम 3 4 5 6 7 में ले रहा हूँ, और मैं एक C ले रहा हूँ, कोई सेट अगर मैं ले रहा हूँ, कोई भी ले रहा हूँ 1 2 3 4, बस मैं इतना ले रहा हूँ। तो देखें एक मिनट, ये बस 3 4 5 ले रहे हैं इसको, और इसको 1 2 3 4 ले रहे हैं। तो देखें ये B भी क्या है, A का सबसेट है। ये जिस प्रकार से R A क्रॉस A का सबसेट है, S भी A क्रॉस A का सबसेट है, उसी प्रकार से B को मैं ले लिया हूँ, इसका सबसेट है, और C को भी मैं कह दिया कि क्या है, इसका सबसेट है। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल करके देख लिया जाए, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, B और C का 3 4 5, तो 3 4 होगा, तो ये हो जाएगा 3 4। अब देख पा रहे हैं कि ये जो है इसका सबसेट तो होगा ही होगा। तो इसलिए अगर R A क्रॉस A का सबसेट है, S भी A क्रॉस A का सबसेट है, तो इसलिए R इंटरसेक्शन S भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, A क्रॉस A का। अतः जो R इंटरसेक्शन S है वह क्या है, S A पर एक संबंध है, पहले इतना लिखना हमको जरूरी है। संबंध है तब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे। अगर यह A क्रॉस A, मतलब कि A से A में अगर R इंटरसेक्शन S रिलेशन होगा, पहले संबंध होगा, तब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे, तुल्यता संबंध की बात करेंगे। अब हमको क्या देखना है, पहले स्वतुल्यता की बात करनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्वतुल्यता। तो स्वतुल्यता में क्या किया जाता है, स्वतुल्यता में क्या किया जाता है कि जो हमारा जितने भी A में एलिमेंट हैं उन सब का डबलेट अगर R इंटरसेक्शन A में मौजूद हो जाएगा तो हम कह देंगे कि R क्या है, स्वतुल्य। लेकिन यहाँ से सीधी सी बात है कि ऐसे हो जाएगा, चूंकि R क्या है, R
आर और एस दोनों ही ए पर तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता अगर संबंध है तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों रहे होंगे तभी तो तुल्यता संबंध हुए होंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि चूंकि आर तथा एस किस पर, ए पर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, इसलिए आर तथा एस क्या है, ए पर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध। तुल्यता अगर संबंध है तो स्वतुल्य संबंध होंगे, स्वतुल्य संबंध है। अब स्वतुल्य संबंध अगर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध, इसलिए अगर हम कह रहे हैं कि ए का डबलेट, मतलब कि जितने भी ए में एलिमेंट हैं सबका डबलेट किस में मौजूद है, आर में भी होगा, तथा उन सबका डबलेट किस में होगा, एस में भी होगा। क्यों? क्योंकि एस और आर क्या है, स्वतुल्य हैं ए पर। यहां पर लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए आर में है, ए यहां पर एस लिखना है, ए एस में भी है। देखे ना, आर में ए एलिमेंट है और ए एस में है, तो इसका मतलब कि वो दोनों एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है दोनों सेट में, तो इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इसलिए ये जो ए कामा ए है वो बिलोंग करता है किससे, आर इंटरसेक्शन एस से, और ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और ऐसी केस हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो आर इंटरसेक्शन एस है क्या है, स्वतुल्य। इसलिए आर इंटरसेक्शन एस क्या है, स्वतुल्य है। यही तो हमको दिखाना था स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए यही दिखाना था कि जितने भी ए में एलिमेंट हैं उन सबका डबलेट किस में मौजूद है, आर इंटरसेक्शन एस में मौजूद है। तो ये हो जाएगा आर इंटरसेक्शन एस क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब उसके बाद किसकी बात करेंगे, सममितता की बात करेंगे। सममितता में, तो सममितता में क्या किया जाता है, यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट ये लेकर के चलेंगे, माना क्या लेकर के चलेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस में लेकर के चलूंगा और दिखाऊंगा कि जो ए कामा बी है वो आर इंटरसेक्शन बी कामा ए भी, मतलब कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस इंप्लाई करता है बी कामा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो कह देंगे कि वो क्या है, सम्मित है। तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ, अब ये जो ए कामा बी है यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जबकि ये ए और बी दोनों ही एलिमेंट हो किसके हैं, ए के हैं। लिख देंगे अब ए कामा जो बी है आर इंटरसेक्शन एस में है, तो ये इंप्लाई क्या करता है, ये इंप्लाई करता है कि जो ए, क्योंकि इसको अब अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग इसलिए कर लेंगे कि हमको आर और एस के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है। तो अगर ए कामा बी एस इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस में है तो ए कामा बी आर में भी होगा और एस में भी होगा। ऐसा क्यों मैं अलग अलग करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन दोनों की अलग अलग मालूम है। क्या, जो आर है और एस है दोनों ही ए पर तुल्यता संबंध है, इसलिए पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, तब जाकर के हम काम करेंगे उसमें। तो क्या हो जाएगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो दोनों में होना ही है, उसको रहा ही होगा। तो दिस इम्प्लाइड। अब देखें ए कामा बी अगर आर में है और ए कामा बी अगर एस में है, तो आर तो तुल्यता संबंध है, एस भी क्या है, तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब सममित तो रहे होंगे ना। तो यहाँ पर सममित वाली प्रॉपर्टी में आर जो है सम्मित है, सम्मित वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बता दें कि अगर ए बी आर में है और आर ए पर तुल्यता संबंध है तो सम्मित रहा होगा ना, तो इसका मतलब कि बी ए किस में होगा, आर में होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बी कामा ए और बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर, तथा यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी कामा ए बिलोंग्स टू एस। क्यों, यहाँ पर रीजन लिख देंगे, चूंकि आर तथा एस क्या है, ए पर सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। क्यों सम्मित है, क्योंकि तुल्यता अगर संबंध है तो सम्मित रहे होंगे, सम्मित संबंध है। आगे दिस इंप्लाइड, ये देख लें, अगर बी ए आर में है
और बी ए एस में, इसका मतलब बी ए आर इंटरसेक्शन एस में होगा, क्योंकि दोनों में ये एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइड बी कामा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। देखें यही हमको लाना था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस इंप्लाई करता है बी कामा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए जो आर इंटरसेक्शन एस है वो क्या है, सममित है, सममित है। बस एक चीज और, संक्रामकता की जांच कर दें। तो चलिए देखते हैं संक्रामकता, यहाँ पर लिख दें। संक्रामकता में क्या दिखाना होगा, यहाँ पर माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। मैं ये ले लिया हूँ और दिखा देंगे क्या कि ए कामा सी बी आर इंटरसेक्शन एस में है, तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अब वो तो माने हैं, अगर माने हैं तो डिफिनीशन को क्या करना पड़ेगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो डिफिनीशन क्या कर रही है, डिफिनीशन ये कर रही है कि ए बी आर इंटरसेक्शन एस में है और बी सी आर इंटरसेक्शन एस में है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और समझाता हूँ। तो ये हो जाएगा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस और तथा ये जो बी कामा सी है ये बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस है। तो अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो चूंकि हम संक्रामकता दिखाना चाह रहे हैं, संक्रामक दिखाना चाह रहे हैं, तो संक्रामकता वाला गुण अप्लाई करेंगे, क्योंकि आर और एस ए पर तुल्यता संबंध है तो संक्रामक रहे होंगे, तो संक्रामक वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले रहे हैं। तो ये देख लें। तो सबसे पहले आर और एस को अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अलग अलग प्रॉपर्टी मालूम है। एस और आर दोनों ही ए पर संक्रामक संबंध हैं। तो पहले एस और आर को अलग अलग कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड, ये देखना ए बी आर में होगा तथा ए बी एस में होगा। तो ये लिख देंगे दिस इम्प्लाइड ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा ए कामा बी बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में अगर है तो ये होगा ही होगा, ये होगा तथा यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी कामा सी, यहाँ पर लिख देंगे बी कामा सी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू एस। ठीक, ये अलग अलग बस कर दिए हैं। दिस इम्प्लाइड अब देख लें, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा ए बिलोंग्स टू एक्स तथा बी सी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू एस। तो सब तथा लिखा गया है, तो कहीं भी किसी एलिमेंट को लिखने कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको और इसको एक साथ लिख रहे हैं, मतलब ये देखें इसको एक साथ, क्योंकि तथा करके सब लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले किसी को बाद में लिखते हैं, बस बीच में क्या लगा देंगे, तथा लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा ये देख लें बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर हम तथा लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या लिख दें, ए कामा बी बिलोंग्स टू एस तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एस। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देखें, ये देखें ए बी आर में है तथा बी सी भी आर में है, और आर क्या है, संक्रामक संबंध है, वो तो दिया गया है। तो अगर संक्रामक है तो ए सी तो आर में होना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इम्प्लाइड ए कामा सी बिलोंग्स टू आर तथा यहाँ पर देख लें एस भी क्या है, संक्रामक है ए पर। तो ये देख लें ए बी बिलोंग्स टू एस तथा बी सी बिलोंग्स टू एस, तो ए सी किस में होगा, एस में होगा तथा यहाँ पर लिख देंगे ए सी बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे रीजन, चूंकि आर तथा एस किस पर, ए पर संक्रामक संबंध है, संक्रामक, क्योंकि तुल्यता संबंध है तो संक्रामक रहे होंगे, संक्रामक संबंध है। ठीक, अब उसके बाद क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइड, ये देखें ए सी आर में है और ए सी एस में है, तो ए सी अगर दोनों में तो इंटरसेक्शन में होगा ही होगा, तो आर इंटरसेक्शन, यही हमको दिखाना था कि ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। इसलिए क्या हो जाएगा, आर इंटरसेक्शन एस क्या है, संक्रामक संबंध है। और लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख दे रहा हूँ अतः, चाहे अर्थात लिख रहे हैं, अर्थात आर इंटरसेक्शन एस क्या है, स्वतुल्य है, आर इंटरसेक्शन एस सममित है तथा आर इंटरसेक्शन एस
संक्रामक है, इसलिए R इंटरसेक्शन S क्या होगा, A पर तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न है आज के हमारे, और इस रिलेशन एंड फंक्शन जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं उसका भी लास्ट है, और कल से हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4, और वो हमारा होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं स्टेटमेंट सवाल का पढ़ते हैं। सवाल ये है कि माना f ये दिया है कि माना f सच दैट R माइनस सेट ऑफ -4/3 मैप्स, मतलब इसकी मैपिंग है वो किस पर है, R पर। और ये जो है, ये जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, f(x) = 4x/3x प्लस कितना से 4 से डिफाइंड है। क्यों देख ले रहे हैं, मतलब एक फंक्शन ये दिया गया है, इसकी जो डोमेन है वो कितना है, सेट ऑफ R माइनस, मतलब कि R माइनस सेट ऑफ -4/3, मतलब कि पूरा रियल नंबर में से -4/3 को निकाल दिया गया, ये नहीं लिया गया है। और उसका जो कोडोमेन है इस फंक्शन का वो कितना है, रियल नंबर है। और दिखाई भी दे रहा होगा, देखें ये जो फंक्शन हमारा है वो जब x का मान -4/3 लेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए डोमेन में से उसको क्या कर लिया गया, नहीं। डोमेन क्या होता है, x के उन सभी मानों का कलेक्शन होता है जिसमें फंक्शन परिभाषित होता है, ये डोमेन की परिभाषा होती है। तो डोमेन में से ये एलिमेंट निकाल देंगे तो वो, मतलब कि R में से ये एलिमेंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। और ये मतलब इतना से इतना में फंक्शन डिफाइंड जो वो लिखा गया f(x) = 4x/3x प्लस 4 के। आगे मैं पढ़ता हूँ। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि f एकाकी फलन है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो हमारे फंक्शन f है वो क्या है, 1 फंक्शन है। और दूसरी बात यह भी जांच कीजिए कि f जो है आच्छादक फलन है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं, दिया है के अंतर्गत f सच दैट R माइनस सेट ऑफ -4/3 मैप्स R, मतलब कि ये फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है ये वाला, वो किससे किस में डिफाइंड है, तो इतना से इतना में डिफाइंड है। और f(x) = 4x/3x प्लस 4, मतलब कि ये सब परीक्षा में कैसे लिखना है मैं सारी बात पर डिस्कस कर रहा हूँ। फिर क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है f एकाकी, ये सिद्ध करना है, तथा एक चीज़ और जाँच क्या करना है कि f आच्छादक फलन है या नहीं। इन सारी बातों को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं ये f एकाकी है कि नहीं। एकाकी के लिए क्या करते हैं, डोमेन के 2 एलिमेंट लेते हैं, लिखेंगे माना यहाँ पर लिख देंगे क्या, एकाकी बहुएक, एकाकी बहुएक। इस कंडीशन में क्या करते हैं, x1 एकाकी बहुएक, x1 मतलब 2 एलिमेंट डोमेन के लेते हैं, लिखेंगे माना x1, x2 बिलोंग्स टू R माइनस सेट ऑफ 4/3। इस प्रकार हैं कि f(x1) बराबर f(x2)। मैं मान लेता हूं कि f(x1) बराबर f(x2) है, मतलब कि x 2 एलिमेंट ऐसे x1 x2 लिए गए इसके कि उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। लिखेंगे नाउ अब ये जो f(x1) है बराबर f(x2) इंप्लाई क्या करता है, तो f(x1) पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x1 और बटे में हो जाएगा 3x1 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x2 और अपान 3x2 प्लस कितना हो जाएगा 4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 4 4 3 12 x1 x2 और प्लस 4 चौके 16 काट ले रहे हैं 4 4 को, 4 से 4 को काट लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 3x1 x2 3x1 x2 और प्लस 4x1 बराबर ये हो जाएगा 3x1 x2 और प्लस कितना हो जाएगा 4x2, तो हो जाएगा 4x2। ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा और 4 से 4 को काट लेंगे तो दिस इंप्लाइड x1 बराबर कितना आ गया x2। और यूनिक इसके साथ और कोई x1 x2 में रिलेशन आ नहीं रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देंगे इसलिए f क्या है, एकाकी है,
एक एकी है, तो ये हमको प्रूव्ड, ये सिद्ध करना था, ये क्या करना था हमको सिद्ध करना था। अब उसका देख लेंगे कि ये जांच करना है एफ आच्छादक है अथवा नहीं। तो अंतःक्षेपी आच्छादक की कंडीशन यहाँ पर अब देख लें, तो यहाँ पर लिख देंगे अंतःक्षेपी आब्लिक आच्छादक, आच्छादक के लिए, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, जो एफ ऑफ एक्स है लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स, को एफ ऑफ एक्स की जगह पर y लिख लेते हैं, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइड y बराबर 4x अपान 3x प्लस कितना हो जाएगा 4, और हल करके x का मान y का फॉर्म निकाल देंगे, तो दिस इम्प्लाइड हो जाएगा 3xy और प्लस कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू 4x। तो x को यहाँ पर कर लेते हैं एक जगह और x को कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 4y बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉमन हो जाएगा x, तो हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 3y, ये 3y। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4y बटे में 4 माइनस कितना आ जाएगा 3y के आ गया, ये हमारा आ गया x का मान y के फॉर्म में। और लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको ये बस ये भी देख लेंगे तो भी हो जाएगा हमारा काम, कि जो ये हमारा आया है मतलब सब मिला जुला करके हमको बस ये देख लें कि इस फंक्शन की रेंज, किसकी, इस फंक्शन की रेंज अगर ये कोडोमेन के इक्वल अगर नहीं होगा, अगर इसकी रेंज इसके कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा तब तो आच्छादक हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो अंतःक्षेपी हो जाएगा। मतलब सबसेट बस ये हो जाएगा कि ये इसका जो रेंज है वो इस रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये अंतःक्षेपी हो जाएगा। तो देख ले रहे हैं इस फंक्शन की क्या निकाल दे रहे हैं, रेंज निकाल देंगे तो भी हो जाएगा हमारा। तो रेंज का मतलब क्या होता है, y का मान। तो देखें हमको ये जो आया है रिलेशन, उसमें से अगर देखें कि x डिफाइंड कब होगा, तो यही 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी y का मान हो जाए, कुछ भी y का मान हो जाए, बस यही 0 के बराबर अगर नहीं आएगा तो ये हमारा x का मान, क्योंकि x देख पा रहे हैं ना क्या है, x क्या है, ये एक तरह से रियल नंबर है, एक तरह से क्या है रियल नंबर, बस यही नहीं ना है। तो हमको x रियल होने के लिए नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए ना, तो लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे चूंकि x रियल मतलब वास्तविक होगा, यदि कब होगा, जब 4 माइनस 3y क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का मान निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3 और ये भी क्या नॉट इक्वल टू, यानी कि y का मान 4/3 नहीं होना चाहिए। तो 4/3 नहीं होने का मतलब क्या हो गया, 4/3 नहीं होने का मतलब क्या हो गया, ऑल रियल नंबर होगा, बस 4/3 नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिख देंगे अतः y का जो मान होगा वो कहाँ से, माने पूरा रियल, यानी कि यहाँ पर लिख दें अतः y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और माइनस कितना हो जाएगा 4/3, माइनस कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि ऑल रियल नंबर में से 4/3 क्या हो जाएगा हट जाएगा। ये y का मान, यानी कि ये क्या रहा है, रेंज आ रही है, y की वैल्यू जो है कितना से बिलोंग कर रही है, और जो इसकी कोडोमेन है वो कितना है r। तो इसका मतलब कि देख पा रहे हैं कि एक एलिमेंट तो कम हो गया, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन की रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। लिख देंगे यहाँ पर, अब लास्ट में क्या लिखने वाले हैं इसको मैं इरेज करके मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ही बस लिखना है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं परंतु फलन का सप्रांत कितना है, सप्रांत हमारा है r, सप्रांत r है, इसलिए देखें यह देखें ये जो हमारा y जो बिलोंग कर रहा है वो r में से 4/3 निकल गया है, और जो फलन का सप्रांत है वो कितना है r है। तो देख पा रहे हैं कि ये जो ये जो रेंज है हमारा फलन का, y का मान ही रेंज होता है, तो जो रेंज है वो इस r के बराबर है नहीं। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाता है तो हम कहते क्या है आच्छादक है, अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो क्या कह देंगे अंतःक्षेपी। तो क्या लिख देंगे अर्थात फलन का सप्रांत, यहाँ पर लिख देंगे अर्थात कोडोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ f, मतलब कि कोडोमेन जो है फलन का वो रेंज के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा f आच्छादक फलन
नहीं है, लिख देंगे आच्छादक फलन नहीं, एफ आच्छादक फलन नहीं है। बस इतनी सी बात थी। नहीं, ये हमारा ये आज का लेक्चर हम लोगों का रिलेशन एंड फंक्शन को पूरा किया है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस हमारे लेक्चर को शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।